नमस्कार दोस्तों, युग करवट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशित त्यागी। गाजियाबाद में थाने के बराबर में चल रहा था चकला घर, खुलेआम बिक रहा था सेक्स। ये मैं आपको बताऊंगा। 18 साल की एक लड़की ने आखिर क्यों अपने 12 साल के छोटे भाई की बेदर्दी से हत्या कर दी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर गाजियाबाद के लिए है। अगर आप कल घर से निकलेंगे तो बड़ा संभल के निकलिएगा, क्योंकि गाजियाबाद में कई रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। कहाँ कहाँ क्या हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। महाशिवरात्रि के मद्देनजर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट किए हैं। 17 फरवरी को सुबह 10 बजे से 18 फरवरी तक, महाशिवरात्रि की समाप्ति तक ये डाइवर्जन लागू रहेगा। इसमें क्या होगा कि गौशाला फाटक के दोनों मार्गों पर दुधेश्वरनाथ मंदिर की ओर से सभी प्रकार के वाहनों का आना जाना पूर्ण रूप से बंद रहेगा। आप जीटी रोड से दुधेश्वर मंदिर या दुधेश्वर मंदिर से विजयनगर, विजयनगर से दुधेश्वर मंदिर वाहन से नहीं आ पाएंगे और इधर निकलने का प्रयास भी ना करें, वरना परेशानी में फंस जाएंगे। 17 फरवरी की शाम 4 बजे से 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के कार्यक्रम की समाप्ति तक क्या करना है, लालकुआ की ओर से आने वाले और मोहननगर की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों को वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा, उन पर प्रतिबंध है। ऐसे वाहन साजन मोड़ से विवेकानंद नगर, फ्लाईओवर से हापुड़ चुंगी, मेरठ तिराहा और राजगढ़ स्टैंड की तरफ जा सकेंगे। मोहननगर की ओर से आने वाले और लालकुआ की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन हापुड़ तिराहा की ओर से पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। आप वहां से नहीं आ पाएंगे। आपको राजगढ़ एक्सटेंशन, मेरठ तिराहा, एलटी चौराहा, हापुड़ चुंगी से विवेकानंद फ्लाईओवर तक जाया जा सकता है। आप ये रास्ता ले सकते हैं। हापुड़ चुंगी से पुराना बस अड्डा, हापुड़ तिराहा की ओर से सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। हापुड़ तिराहा से घंटाघर की ओर जाने वाले सभी प्रकार के छोटे वाहन घंटाघर की ओर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। छोटे वाहन हापुड़ तिराहा से पुराना बस अड्डा होकर आगे जा सकते हैं। मेरठ तिराहा से लालकुआ की ओर और लालकुआ से मेरठ तिराहा की ओर आने वाले छोटे निजी वाहन ठाकुरदरा फ्लाईओवर का प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। यदि आप किसी परेशानी में फंस जाएं तो ये हेल्पलाइन नंबर है। यातायात हेल्पलाइन नंबर है 9643322904 और यातायात निरीक्षक द्वितीय शहरी क्षेत्र का नंबर है 7398000808। तो किसी भी असुविधा से आपको बचना है तो पुलिस ने जो एडवाइस जारी की है ट्रैफिक की, उसको आप स्वीकार कर लें, नोट कर लें और उसी के अनुसार चलें, वरना अगले 2 दिन आप यातायात में फंस सकते हैं। इस खबर पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी भी थाने के 100 मीटर के दायरे में चकला घर चले, देह व्यापार हो? लेकिन ऐसा हुआ है और यह घटना गाजियाबाद में हुई है। यहाँ कविनगर थाने से 100 मीटर की दूरी पर एक कोठी में देह व्यापार चल रहा था। देह व्यापार को संचालित करने वाली महिला नंदग्राम की रहने वाली है। वो व्हाट्सएप पर लड़कियों की फोटो भेजती थी, वहीं पर सौदा तय होता था और ऑनलाइन पेमेंट होती थी। उसके गिरोह में 2 लड़कियां हैं। ये दोनों लड़कियां अपने घर से नौकरी पर जाने की बात कहकर इसके पास आ जाती थी। इसने उन 2 लड़कियों के साथ मिलकर गिरोह बना लिया था। इस महिला ने एक प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से 10 दिन पहले ही एक कोठी किराए पर ली थी। पुलिस ने उसको बताया कि उसने अभी 2 दिन पहले से ही देह व्यापार का धंधा यहाँ शुरू किया था। पुलिस ने गिरोह की सरगना 2 युवक जो ग्राहक थे और 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हुक्का, कपड़े, मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि उनको किसी के माध्यम से सूचना मिली थी कि फला कोठी में, जो थाने के बिल्कुल नज़दीक है, देह व्यापार का गंदा धंधा चल रहा है। उन्होंने टीम तैयार की, टीम ने छापा मारा, सूचना सही निकली। गिरोह की सरगना नंदग्राम गाजियाबाद में सेवानगर की रहने वाली है। पूरा का पूरा धंधा व्हाट्सएप पर चलता है। महिला जो सरगना है उसका पति दिल्ली में कपड़ों का कारोबारी है, लेकिन ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में वो इस गंदे धंधे में उतर आई और गिरोह बनाकर कोठी को किराए पर लेकर देह व्यापार शुरू किया। इस कोठी का किराया 20,000 रुपये तय किया गया था और कोठी ये कहकर ली गई थी कि वो अपने परिवार के साथ रहेगी। कोठी का मालिक गाजियाबाद में नहीं रहता, बाहर रहते हैं। काफ़ी समय से कोठी बंद थी। इसी का लाभ लेने के लिए ये कोठी किराए पर ली गई थी। लड़कियों की फ़ोटो व्हाट्सएप पर भेज दी जाती थी, ग्राहकों से सौदा तय होता था और ऑनलाइन पेमेंट होती थी। पुलिस को गिरोह की संचालिका के मोबाइल से 2 दिन में करीब 20,000 की ट्रांजैक्शन मिली है। पुलिस अब उस प्रॉपर्टी डीलर की भी तलाश कर रही है जिसने इस महिला सरगना को ये कोठी किराए पर दिलवाई थी।
पुलिस उस प्रॉपर्टी डीलर की भी तलाश कर रही है जिसने देह व्यापार के इस गिरोह की संचालिका को ये कोठी किराए पर दिलाई थी। ये भी जांचा जा रहा है कि इनका वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से भारत में चीते लाए जा रहे हैं। इनको लेकर एयरफोर्स का विशेष विमान C-17 ग्लोबमास्टर साउथ अफ्रीका से उड़ चुका है। 18 फरवरी की सुबह 10 बजे वो चीतों को लेकर ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतरेगा, जहां MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। वेटनरी डॉक्टर और चीता एक्सपर्ट डॉक्टर लारेल उसी विमान में चीतों के साथ आएंगी। रक्षा मंत्रालय और एयरफोर्स ने इस पूरी सेवा के लिए पर्यावरण मंत्रालय से किसी तरह की कोई फीस नहीं ली है और निःशुल्क सेवा दी है। विमान के देश में लैंड करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कूनो नेशनल पार्क में चीतों का स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। इस बार साउथ अफ्रीका से 7 मेल और 5 फीमेल चीते लाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत 1 महीने तक इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में क्वारंटाइन में रहना होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका में हुए करार के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से हर साल 10 से 12 चीते अगले 10 साल तक भारत में लाए जाएंगे ताकि इनकी संख्या बनी रहे। इससे पहले पिछले साल नामीबिया से 7 चीते कूनो नेशनल पार्क लाए गए थे, जिनमें 3 नर और 5 मादा थे। सभी चीतों को चरणबद्ध तरीके से छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया, जहां सभी चीते खुद से शिकार कर रहे हैं। विदेश से लाए गए इन 8 चीतों में नर चीते और जुड़वा भाई एल्टन फ्रेडी की तस्वीरें बीते दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। दोनों एक ही कंपार्टमेंट में रहते हैं। नामीबिया से आने के बाद सबसे पहले इन्हीं 2 भाइयों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया था। ये दोनों अपने आप में बहुत मस्ती करते हैं। अब जिस घटना का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वो अजीब तो है ही, बेहद डरावनी भी है। 18 साल की एक लड़की ने अपने 12 साल के भाई की दरांती से काट कर हत्या कर दी। हत्या की वजह ये थी कि भाई ने बहन को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था। घटना रायबरेली की है। 18 साल की लड़की अपने प्रेमी के साथ रंगरलियां मना रही थी। उसका भाई वहां पहुंच गया, आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और इस बारे में माता पिता से शिकायत करने की बात कह दी। इसी बात से नाराज होकर बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दरांती से 12 साल के भाई का गला रेत दिया और मौत के घाट उतार दिया। इसी सप्ताह की शुरुआत में रायबरेली के भदोखल इलाके में घर के पास ही एक बच्चे का शव मिला था। पुलिस को पता चला कि बच्चे के माता पिता शादी में गए हुए थे, घर पर केवल बहन थी। इसीलिए उसे जांच के दायरे में पूछताछ के लिए लाया गया। पुलिस के जवाब का लड़की अच्छे से जवाब नहीं दे पाई। उसने पुलिस को बरगलाने के लिए बताया कि एक स्थानीय युवक उस घर में डकैती डालने के लिए घुसा था। पैसे नहीं मिलने पर उसने हमला किया, जिसमें उसके भाई की मौत हो गई। पुलिस ने लड़की द्वारा बताए गए लड़के से पूछताछ की, लेकिन पता चला कि घटना के समय वो लखनऊ में था, जिसकी पुष्टि उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन से हुई। अधिकारी ने कहा कि इसके बाद लड़की से दोबारा पूछताछ की गई। अब उसने अपना बयान बदल दिया। घटनास्थल के पास से सक्रिय मोबाइल फ़ोन की जाँच की गई। पुलिस को 2 नंबर मिले जो लड़के के थे और वो लड़का लगातार इस लड़की से टच में था, बातचीत कर रहा था, मिलने आया करता था। पुलिस की टीम ने साइबर और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ घर की तलाशी ली तो खून से सना कपड़ा और दरांती पुलिस को मिल गए। एक सेल फोन भी मिला। जब लड़की से मोबाइल और दरांती के बारे में पूछी गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आसपास के क्षेत्र में घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अब आज की खास खबरें। गाजियाबाद में हुए पावर ऑफ अटॉर्नी के खेल में बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां एसआईटी की रिपोर्ट के बाद 4 सब रजिस्ट्रार सस्पेंड कर दिए गए हैं। सब रजिस्ट्रार अटैच किए जा चुके थे। अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद गाजियाबाद में पहली बार किसी थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड होने वाले निवाड़ी के थाना प्रभारी मयंक अरोड़ा हैं, जिनको डीसीपी ग्रामीण ने सस्पेंड किया है। मयंक अरोड़ा पर एक पीड़िता की एफआईआर नहीं करने का आरोप था। भोजपुर थाने के एसएसआई सुरेंद्र सिंह को निवाड़ी थाने का नया प्रभारी बनाया गया है। गाजियाबाद की अदालत में एक बार फिर से तेंदुआ देखने की बात हुई है। पहले बुधवार की शाम को तेंदुआ नजर आने की खबर फैली, मगर उसे अफवाह मान लिया गया। मगर आज सुबह फिर से तेंदुआ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया। सुरक्षा के कारण से अदालत परिसर को खाली करा लिया गया। सर्च अभियान लगातार चल रहा है। तेंदुए की आहट से गाजियाबाद की कोर्ट फिर दहल गई। पुलिस प्रशासन, नगर निगम, वन विभाग की टीमें पसीना बहाती रहीं, मगर परिणाम कुछ नहीं निकला। दरअसल बुधवार की शाम को चर्चा फैली कि कोर्ट में एक अधिवक्ता क्लर्क को तेंदुआ देखने को मिला है। यहां देर रात तक सर्च अभियान चलाया गया।
आज सुबह फिर से एक सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ जिसमें तेंदुआ देखे जाने की बात कही गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एहतियातन अदालत परिसर को खाली करा लिया। मेरठ से वन विभाग की टीम को बुलाया गया। यहां सभी अदालतों के कमरे बंद रखे गए। उधर बार एसोसिएशन गाजियाबाद ने हड़ताल की बात कही है। एसोसिएशन का कहना है कि किसी भी आदमी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। अधिवक्ता तब तक काम पर नहीं आएंगे जब तक कि तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू करवट। शिवरात्रि को लेकर मंदिरों में तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस ने सभी प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। दुधेश्वरनाथ मंदिर में खुद पुलिस कमिश्नर और एडिशनल पुलिस कमिश्नर नजर बनाए हुए हैं। शिवरात्रि का जल 17 फरवरी की रात 12 बजे से चढ़ना शुरू होगा। फागुन माह का शिवरात्रि महोत्सव इस बार स्थिर लग्न में मनाया जाएगा। शिवरात्रि का व्रत निशित व्यापनी चतुर्दशी में रखा जाता है। दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने कहा कि हर जीव शिव है और हम सभी की जीवन यात्रा भी शिव की ओर है। मंदिर में 2 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। जलाभिषेक 17 फरवरी शुक्रवार को रात 12 बजे से होगा और अगले दिन 18 फरवरी की रात तक जारी रहेगा। शिवरात्रि का व्रत शनिवार को होगा। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। बाबा दुधेश्वर का भव्य श्रृंगार महाकाल के रूप में किया जाएगा। इसमें 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगेगा। शुक्रवार की रात को भगवान शिव की दिव्य बारात निकाली जाएगी, जिसमें भगवान शिव नंदी बैल पर सवार होकर मंदिर में पहुंचेंगे और मां पार्वती रथ पर आएंगी। शिव पार्वती के विवाह के बाद भगवान दुधेश्वर का अभिषेक होगा। विवाह उपरांत मां पार्वती की पालकी को विदाई दी जाएगी। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के सिंह द्वार पर कलाकारों द्वारा भगवान शिव के भजनों का गुणगान किया जाएगा। पंडित शिवशंकर के मुताबिक 18 फरवरी को सुबह सूर्योदय से रात्रि 8:22 तक त्रयोदशी तिथि है, लेकिन रात 8:02 से चतुर्दशी आरंभ हो जाएगी। भगवान शिव की पूजा, जागरण, रुद्राभिषेक आदि सभी मान्य हैं। पंडित शिवशंकर ने बताया कि शिवलिंग पर दूध, दही, गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक करना अच्छा है। धतूरा, बेलपत्र, बेर के फल आदि चढ़ाएं और सत्य का आचरण करें। गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद ये पहला बड़ा आयोजन हो रहा है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई घटना न हो, इसके लिए पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। खुद पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा मंदिर का निरीक्षण कर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए एडिशनल सीपी दिनेश कुमार पी ने आज सुबह मंदिर का जायजा लिया। डीसीपी सिटी जोन निपुण अग्रवाल ने बताया कि लगभग 600 सशस्त्र पुलिसकर्मियों को दुधेश्वरनाथ मंदिर में तैनात किया जा रहा है। डीसीपी स्तर के 2 और एसीपी स्तर के 4 अधिकारियों के अलावा कई मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके अलावा 10 पॉइंट पर रूफटॉप ड्यूटी भी लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। यूपी बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया, उनको तिलक लगाया गया, फूलों की वर्षा की गई। शिक्षा विभाग ने नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कड़े बंदोबस्त किए हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले ही दिन हिंदी विषय की परीक्षा 1476 छात्रों ने छोड़ दी, लेकिन हिंदी का प्रश्न पत्र आसान होने के कारण सुबह से तनावग्रस्त छात्रों के चेहरे पर परीक्षा के बाद खुशी देखी गई। सुबह की पहली 8 बजे से शुरू हुई, लेकिन छात्र परीक्षा केंद्रों पर 1 घंटा पहले ही पहुंच गए। पहला दिन होने के कारण छात्रों के चेहरे पर तनाव था। सुबह सुबह छात्र विषय का रिवीजन भी करते दिखाई दिए। परीक्षा नकल विहीन हो, इसके लिए भी परीक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी की गई है। इस दौरान किसी भी प्रकार के गैजेट को अंदर नहीं जाने दिया गया। सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिससे किसी भी परीक्षार्थी को कोई दिक्कत न हो। पहले दिन परीक्षा में 28,459 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1476 ने परीक्षा छोड़ दी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर छात्रों का जोरदार स्वागत किया गया। छात्रों का चंदन का टीका लगाकर और फूलों की वर्षा करके स्वागत किया गया। छात्रों को शुभकामनाएं दी गई। परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे वॉइस रिकॉर्डर के साथ लगाए गए हैं। जिला स्तर पर 66 परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राष्ट्रीय सैनिक संस्था का कहना है कि देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि इसे राष्ट्रीय आपदा माना जाए। संस्था ने नगर निगम से लेकर संसद तक पूर्व सैनिकों की तैनाती करने की बात कही है। इसी मामले को लेकर 19 फरवरी को अधिवेशन बुलाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अध्यक्ष कर्नल टीपीएस त्यागी का कहना है कि देश में भ्रष्टाचार एक आपदा बन चुकी है। इसे तभी समाप्त किया जा सकता है जब हर विभाग में नीचे से ऊपर तक एक रिटायर्ड सैनिक तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में भूस्खलन हुआ हो, भुज में भूकंप आया हो, अंडमान में सुनामी, कोलकाता में बाढ़, पुल टूटने जैसी घटना में सेना की मदद ली जाती है।
सेना ने आपदा की हर स्थिति को बखूबी संभाला है। भ्रष्टाचार के मामले में भी पूर्व सैनिकों की मदद ली जानी चाहिए। अब आज हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार भी एक आपदा बन चुकी है। लाख कोशिश करने के बाद भी भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है और जो बाकी समस्याएं हैं वो बेसिकली भ्रष्टाचार की वजह से है। इस भ्रष्टाचार को भी फौज ही कंट्रोल कर सकती है, ये भी एक आपदा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है कि नगर पालिका से लेके पार्लियामेंट तक हर विभाग में एक फौजी को नॉर्मल ऑनोरेरियम देकर तैनात कर दें। 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार का लेवल कम होता नजर आ जाएगा। संस्था के सचिव राजेंद्र मुगासी ने कहा कि नगर निगम से लेकर संसद तक सैनिक को तैनात किया जाना चाहिए। के.आर. वोरा ने बताया कि 19 फरवरी को इसी संबंध में संस्था का अधिवेशन बुलाया गया है। अधिवेशन में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा पवन सिन्हा, आचार्य लोकेश मुनि, राजन छिब्बर, अश्विनी बख्शी, शक्ति गुर्नक भी अधिवेशन में भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के वसुंधरा में यशोदा हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और वी.के. सिंह ने किया। यशोदा अस्पताल के समूह अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश अरोड़ा ने सभी का स्वागत किया। यशोदा अस्पताल ने क्षेत्रवासियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वसुंधरा में यशोदा हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है। मेडिकल सिटी कहे जाने वाले इस संस्थान का शुभारंभ मुख्य अतिथि सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम, खेल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सड़क परिवहन राज्य मंत्री वी.के. सिंह ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को स्वास्थ्य की सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। कोविड-19 पेंडेमिक ऐसी समस्या रही, देश और दुनिया के सामने चुनौती थी। जब पूरे देश या दुनिया भर में बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी क्षमताएं जितनी मर्जी बड़ी थी, लेकिन घुटने टेकने का समय आ गया था। अस्पतालों में बिस्तर तो भरे पड़े होते थे, लंबी कतारें अस्पताल के बाहर लगी होती थी, बिस्तर नहीं मिलते थे दुनिया भर में। उस समय अगर किसी के जुबान पे ना शब्द नहीं आया तो यशोदा अस्पताल के डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जी की जुबान पर सबकी मदद करने का प्रयास किया। जितना हो सका इनके डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सब करने का काम किया। केंद्रीय राज्य मंत्री वी.के. सिंह ने कहा कि यशोदा अस्पताल दिल्ली एनसीआर के महत्वपूर्ण शहर गाजियाबाद में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी समय समय पर मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को लाभ दे रहा है। भूकंप आदि प्राकृतिक दुर्घटनाओं के समय भी यशोदा अस्पताल मदद करता है। कि खासकर कोविड के दौरान यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में जिसकी भी जो भी ज़रूरतमंद था, अगर उसको भेजा गया, उसकी पूरी सेवा की गई, उसको ठीक कर कर हॉस्पिटल के बाहर भेजा गया। इसी तरीके से जो इन्होंने डॉक्टर्स का चयन किया है, बहुत से ऐसे हैं जो कि मेरी तरह सेवानिवृत्त हैं, लेकिन डॉक्टर सेवा के अंदर आगे चल रहे हैं। और आमतौर पर एक भावना होती है कि फौजी डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत लोगों का उस पर विश्वास होता है। मुझे आशा है कि हम सबका विश्वास आप दुगना करने के अंदर यहाँ पर और मेहनत से काम करें। यशोदा अस्पताल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शशि अरोड़ा ने अस्पताल की सुविधाओं और मरीजों को मिलने वाले उन्नत इलाज की जानकारी दी। यशोदा अस्पताल समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश अरोड़ा ने सभी का अभिनंदन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट, और जानकारी लेने के लिए, विस्तृत रूप से समाचारों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज की जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, सहयोग करें। नमस्कार।